Hello guys, welcome to Medicast 2। आई एम प्रिंस 10। अब हम देखने वाले हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्टमक। क्या क्या क्लिनिकल एक्सपेक्ट्स हमें मिलेंगे स्टमक के रिलेटेड। हमें अगर स्टमक के रिलेटेड बात करें, सबसे कॉमन गैस्ट्रिक पेन उनमें होगा तो बच्चे सिर्फ है ना इपीगैस्ट्रियम रीजन में ही बताएंगे कि सर यहीं पेन हो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब ये है, स्टमक हमने एब्डोमेन के में 9 सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एब्डोमेन है हमारा, पूरा एब्डोमिनल कैविटी है। 9 सेगमेंट्स में हमने देखा ना, एपिगैस्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम, अम्बलाइकस, है ना। अब देखो स्टमक कितने एरिया में प्रेजेंट है, स्टमक, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और जल्दी बताओ अम्बलाइकस रीजन। इतने सब रीजन में ये पूरा हमारा स्टमक प्रेजेंट है। बट जो पेन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एपिगैस्ट्रियम रीजन में हो रहा है, इसी रीजन में पेन हो रहा है। क्यों? मतलब स्टमक तो देखो ना यार, यहाँ पर सब जगह प्रेजेंट है, बट सिर्फ एपिगैस्ट्रियम रीजन में क्यों पेन हो रहा है? क्योंकि जो स्टमक की नर्व सप्लाई है वो है T6 to T9। क्या है नर्व सप्लाई? T6 to T9। अब यहाँ पेन सिर्फ इसी एरिया में क्यों हो रहा है, इस एरिया में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो स्टमक की वो नर्व सप्लाई है वो T6 to T9 है, और एपिगैस्ट्रियम रीजन की नर्व सप्लाई भी T6 to T9 है। ओके, तो एपिगैस्ट्रिक रीजन और स्टमक दोनों की नर्व सप्लाई T6 to T9 है। तो जो स्टमक का रिफर्ड पेन या स्टमक का पेन है वो हमें एपिगैस्ट्रियम में देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? स्टमक कितने बड़ा ऑर्गन है और कितनी जगह पे लोकेटेड है, 3 जगह पे लगभग कवर कर रहा है, बट इसका जो पेन है वो सिर्फ एक ही जगह पे लोकेट हो रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ये, समझ रहे हो? ठीक है, और क्या होते हैं? और होता है पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। हम चारों क्लिनिकल एक्सपर्ट्स देखने वाले हैं, यही यूनिवर्सिटी में मेंशन करेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पेप्टिक अल्सर कहाँ पर इस टाइप के अल्सर होते हैं? अल्सर इस टाइप के वहीं होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा HCl का प्रोडक्शन हो रहा हो, HCl का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा हो, पैप्सिन का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा हो। और ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे HCl का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है? स्टमक में हमें पता है ना, जब डाइजेशन हो रहा है यहाँ पे बहुत सारा फूड इंटर हुआ, बोलस काइम बनेगा, तो यहाँ पर HCl सिक्रेशन इंक्रीज होता है स्टमक में। HCl क्यों रिलीज होता है? क्योंकि वो बहुत सारे एंजाइम्स जैसे कि ट्रिप्सिन, उन सबको ट्रिप्सिनोजन उन सबको एक्टिवेट करते हैं, तो HCl यहाँ पे रिलीज हो रहा है। अब वो HCl अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है तो वो अल्सर कॉज करेगा। ठीक है, अल्सर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? पेप्टिक अल्सर स्टमक, लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, जहाँ जहाँ HCl चले जाएगा उस साइड पर अल्सर्स हो जाएंगे। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर, चलिए अब गैस्ट्रिक अल्सर समझते हैं। पेप्टिक अल्सर समझ आ गया कि HCl ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे। गैस्ट्रिक अल्सर हमें स्टमक में जो लेसर कर्वेचर है ना उसके अलॉन्ग देखने को मिलेगा। मतलब ये अल्सर जो है ये पूरे स्टमक में सिर्फ और सिर्फ लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग होगा। ऐसा क्यों ये ग्रेटर कर्वेचर और कहीं क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देखो, रीज़न बताने के लिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ, रीज़न बताने के पहले ही बता रहा हूँ कि हम लेसर कर्वेचर को ग्रेटर कर्वेचर से कंपेयर करते हैं कि यहाँ पर अल्सर हो रहे हैं और ग्रेटर कर्वेचर पे क्यों नहीं हो रहे अल्सर। क्योंकि जो गैस्ट्रिक अल्सर है, सबसे पहले बात करी जाए, ये कहाँ हो रहे हैं? ये हो रहे हैं अलॉन्ग लेसर कर्वेचर। अब लेसर कर्वेचर में ऐसी क्या पेक्यूलरिटीज़ है जिसकी वजह से वो लेसर कर्वेचर पे हो रहे हैं? देखो, पहली बात करें लेसर कर्वेचर में तो हमें यहाँ गैस्ट्रिक कैनाल देखने को मिलती है। ये सर गैस्ट्रिक कैनाल क्या है? देखो इमेज देख रहे हो, ये है गैस्ट्रिक कैनाल। अब गैस्ट्रिक कैनाल अलोंग द लेसर कर्वेचर होती है। अब अगर कोई पर्सन इरिटेटिंग ड्रिंक्स पीता है, इरिटेटिंग ड्रिंक्स क्या करेगी? डायरेक्टली इंटर होगी यहाँ पर और यहाँ पूरे स्टमक में नहीं जाएगी, वो डायरेक्टली यहाँ से ड्रिंक्स मूव करते करते फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में इंटर होगी। बट अगर वो गैस्ट्रिक कैनाल से मूव कर रही है ड्रिंक्स तो वो इसकी इपीथीलियम को इरिटेट कर लेगी। क्यों इसकी इपीथीलियम इरिटेट हो जाएगी? क्योंकि लेसर कर्वेचर की इपीथीलियम जो है वो एज कंपेयर टू ग्रेटर कर्वेचर थीन है, यानी कि यहाँ की इपीथीलियम पतली है।
और ग्रेटर कर्वेचर की जो इपीथीलियम है वो थिक है, इसलिए वो इतनी जल्दी अफेक्ट नहीं होती है। तो लेसर कर्वेचर में हमें थीन इपीथीलियम देखने को मिलती है। थीन इपीथीलियम होगी तो वो जल्दी ही इरिटेट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। अच्छा, अब हमें पता है बॉडी में अगर कोई सा भी ऑर्गन या साइट डैमेज होता है तो हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकली उसको ठीक करने का सोचती है, ठीक करना चाहती है। तो चलो यहाँ पे भी इपीथीलियम अफेक्ट हो गई, अब बॉडी इसके रिस्पॉन्स में अगर ठीक कर देगी तो अल्सर नहीं होगा। बट क्या हमारी बॉडी यहाँ पे काम नहीं कर पा रही है? नहीं कर पा रही है इस काम। क्यों नहीं कर पा रही? देख, यहाँ पर इतनी जल्दी हीलिंग नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि हीलिंग के लिए बॉडी में आप किसी भी साइड पे देखोगे ना हीलिंग हो रही है तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्लड सप्लाई। अगर उस साइड पे जहाँ हीलिंग करवानी है वहाँ का ब्लड सप्लाई अगर अच्छा है तो वहाँ हीलिंग अच्छे से होगी। ठीक है, और देखो मैं आपको ये जितने भी क्लिनिकल एनाटॉमी समझाने वाला हूँ बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में समझा रहा हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अगर देखो आप फर्स्ट ईयर में इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो आपको इसको नेक्स्ट ईयर कभी ना कभी समझना ही है। मेडिसिन में समझना है, समझना तो पड़ेगा ना, तो इसको अभी से ही अच्छे से समझ लो। तो देखो अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हीलिंग क्यों अच्छे से नहीं हो पा रही? क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई में बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं है। यार मैं देखो कंपैरिजन कर रहा हूँ लेसर कर्वेचर को ग्रेटर कर्वेचर, ब्लड सप्लाई तो है, नहीं तो आप मुझे ब्लेम करोगे कि सर हमने तो ब्लड सप्लाई पढ़ा, यहाँ पे हमने ब्लड सप्लाई में कितना अच्छा ड्रॉ करा था, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। पर गाइस ग्रेटर कर्वेचर का लॉन्ग देख रहे हो, कितनी सारी आर्टरीज है, कितना सारा एनास्टोमोसिस है, कितनी सारी ब्रांचेस है, वो इतना अच्छा। हम जब अगर कंपेयर करें ग्रेटर वर्सेस लेसर तो लेसर में उतना अच्छा हमें ब्लड सप्लाई का ब्लड सप्लाई नहीं दिखेगा, उतना अच्छा एनास्टोमोसिस हमें यहाँ नहीं दिखेगा जितना कि ग्रेटर कर्वेचर पे होता है। तो यहाँ की हीलिंग भी इतनी जल्दी नहीं होगी। तो फिर हम क्या यहाँ पे मेंशन करें कि लेट हीलिंग या बहुत साल लग जाएंगे? देखो यहाँ फिर मेंशन कर देते हैं रेजिस्टेंट टू हीलिंग, मतलब ये साइट पे हीलिंग इतनी जल्दी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी हीलिंग यहाँ पे जल्दी? क्योंकि देयर आर फ्यू और लेस अबंडेंट ब्लड सप्लाई। जो ब्लड सप्लाई यहाँ का वो है लेस अबंडेंट। चिंता मत करो, ये सब पॉइंट्स अगर मेंशन नहीं भी करोगे यूनिवर्सिटी में तो चलेगा, सिर्फ ये मेंशन कर देना। इनको डिटेल में बताना मेरा काम है, क्योंकि अगर आप अभी ये समझ गए तो आपको आगे मेहनत नहीं करना पड़ेगी। और आप मेरे चैनल पे आए हैं, आप वीडियो लेक्चर्स को समझ रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको हर एक डिटेल्स को बहुत अच्छे से समझाऊं ताकि आप आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे डॉक्टर बने। ठीक है, ब्लड सप्लाई लेस अबंडेंट है और यहाँ की जो नर्व सप्लाई है वो बहुत अबंडेंट है। ब्लड सप्लाई लेस अबंडेंट है पर यहाँ की नर्व सप्लाई बहुत अबंडेंट है, बहुत अच्छे से नर्व सप्लाई है इस एरिया में। चलो नर्व सप्लाई लिखने से पहले मैं एक गोल्डन लाइन बताने वाला हूँ आपको गैस्ट्रिक अल्सर से रिलेटेड। क्या है गोल्डन लाइन? गैस्ट्रिक अल्सर्स आर कॉमन इन पीपल्स हु आर ऑलवेज इन हरी, मोस्टली वरी एंड ईट स्पाइसी करी। क्या मतलब है? जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं तो उनमें क्या जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, वो जनरली इस गैस्ट्रिक कैनाल को अफेक्ट कर रहे हैं। मोस्टली वरी में रहते हैं, चिंता में, स्ट्रेस में रहेंगे। जब भी पर्सन टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो उसके बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा यानी कि ये लेसर कर्वेचर के लॉन्ग में वेगस नर्व इसके पास में ही है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, वो एक्टिवेट हो जाएगी। और वो नर्व अगर एक्टिवेट होगी तो वो स्टमक को क्या इंस्ट्रक्शन देगी? स्टमक HCl प्रोड्यूस करो। पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व का क्या फंक्शन है? वो स्टमक में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट करेगी। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यानी कि HCl सिक्रेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, खूब सारा और HCl सिक्रीट होगा। पहले ही हमने देखा कि लेसर कर्वेचर के अराउंड बैंड बज रही है, यहाँ पे अल्सर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि इपीथीलियम थीन है ना। और यहाँ पे बहुत सारे इरिटेटिंग ड्रिंक्स पहले से आया, HCl सिक्रीशन था जिसकी वजह से यहाँ पे डैमेज हो गई थी, और HCl प्रोड्यूस होगा और डैमेज होगा तो पर्सन की कंडीशन और बिगड़ते जाएगी। इसलिए हमेशा हमारे पेरेंट्स कहते हैं आराम से खाना खाओ, कोई जल्दबाजी मत करो और ज़्यादा टेंशन मत लो एग्ज़ाम के समय जो आप अभी ले रहे हो। अगर आपकी अभी एग्ज़ाम से कुछ ही फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स बाद टेंशन मत लो, बस
मेरे चैनल पे जितने भी लेक्चर्स है उसको शिद्दत के साथ देखो, अच्छे से समझोगे, एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। लिख देते हम नव सप्लाई का, इतना अच्छा हमने पॉइंट समझा। पॉइंट नव सप्लाई इज अबंडेंट। ब्लड सप्लाई वहां पे अबंडेंट नहीं है, बट वहां पे नव सप्लाई जो है वो है अबंडेंट। खूब अच्छी नव सप्लाई है वहां पे और HCl प्रोड्यूस होगा। सो गाइस, स्टमक में हमने गैस्ट्रिक अल्सर में देखा कि गैस्ट्रिक अल्सर सिर्फ लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग हो रहे हैं, और क्या बच गया है क्लिनिकल गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने गैस्ट्रिक अल्सर इधर मेंशन करा यानी कि लेसर कर्वेचर में हो रहा है, तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा इज कॉमन एंड अकर्स अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर। चलिए तो मेंशन कर देते हैं, ग्रेटर कर्वेचर का अलॉन्ग होना है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ठीक है। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा ग्रेटर कर्वेचर का अलॉन्ग इसलिए हो रहा है, लिम्फ नोड्स यहाँ प्रेजेंट है गाइस, हमने अभी लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ा था, लिम्फेटिक नोड्स के थ्रू यहाँ पर लिम्फ के थ्रू मेटास्टेसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस इतना ही समझ लिए, ड्यू टू मेटास्टेसिस और लिम्फेटिक ड्रेनेज यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है इस साइड पे, तो यहाँ पर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होने के चांसेस और यहाँ पर ही होता है, यहाँ पर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होता है। सो गाइस, हमने क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्टमक समझ लिया है। आई होप गाइज स्टमक के मैंने जितने भी लेक्चर्स बनाए फ्रॉम एक्सटर्नल फीचर्स टू क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्टमक, सभी लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे। मैं इसी तरीके से एनाटॉमी को बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इन लेक्चर्स के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन से टॉपिक टफ लग रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एनाटॉमी को गोली मारने की इच्छा होती है। मैं उन टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करूँगा ताकि आपको एनाटॉमी से प्यार हो, ठीक है। गाइस, आपके इतने अच्छे कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, इन कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच।